Hello, my dear students. Very good morning to all of you. Welcome back to my channel Fundamental Study Classes 112. आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, खुश होंगे। हम लोग पिछले लेक्चर में देख रहे थे टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसंयोजी यौगिक के पद देख रहे थे कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उसमें कौन कौन से टर्म पाए जाते हैं, कौन कौन से टर्म होते हैं, उसके बारे में हम लोग देखे थे। उसमें आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, उसमें आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है, उसमें आपका लिगेंड्स होते हैं, उसमें आपका काउंटर आयन होते हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में हम लोग देखे थे। और ये जो आपका टर्मिनोलॉजी है, अब इसका हम लोग डिफिनीशन देखते हैं। चलिए, सबसे पहला आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, इसको देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी होता क्या है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी जिसको हम लोग बोलते हैं उपसंयोजन या इसको हम लोग बोलते हैं समन्वय। एंटिटी का मतलब होता है आपका इकाई होता है, समन्वय इकाई का है, या तो हम लोग इसको कहते हैं उपसंयोजन इकाई। ये होता क्या है, इसको हम लोग पहले डिफाइन करते हैं। तो ये जो आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी होता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहने का मतलब कि जो आपका कोऑर्डिनेशन के अंदर वाला पार्ट, ये जो आपका कोऑर्डिनेशन है, इस कोऑर्डिनेशन के अंदर वाला पार्ट और इसके ऊपर जो भी आपके चार्ज वगैरह हैं, इसके जैसे चार्ज है तो उसको छोड़कर जो आपका ये वाला स्फीयर है, जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपका सेंट्रल मेटल एटम होते हैं और आपका लिगेंड्स होते हैं। तो इन सभी को मिलाकर हम लोग कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इस प्रकार से कि आपका ग्रुप ऑफ सेंट्रल मेटल and all the ligands collectively known as coordination entity। जो भी आपका सेंट्रल मेटल एटम होंगे उसके साथ जितने भी लिगेंड्स जुड़े होंगे उन सभी को मिला करके हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। या सिंपल भाषा में आप ये भी कह सकते हैं कि आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी बराबर आपका होगा सेंट्रल मेटल आइटम प्लस, लिख सकते हैं हम लोग, ऑल लिगेंड्स। इस प्रकार से भी हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं सिंपल भाषा में कि सेंट्रल मेटल एटम प्लस जितने भी लिगेंड उस सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े होते हैं, ये आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहलाता है। उपसंयोजन ये इकाई कहलाता है, या हम लोग कहें समन्वय इकाई कहते हैं। इसको अगर हम लोग हिंदी में डिफाइन करें, इसको हिंदी में भी डिफाइन कर सकते हैं। देखिए इसको से केंद्रीय धातु परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु
और सभी लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु और सभी लिगैंड के समूह समूह को साथ मिलाकर हम लोग समन्वय इकाई कहते हैं। जितने भी आपका लिगेंड्स हैं, सभी लिगेंड्स और केंद्रीय धातु परमाणु आपस में मिल करके समन्वय इकाई का निर्माण करते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देखें हम लोग, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका दिया NiCO होल 4 है। ठीक है, या तो हम लोग कहें कि आपका एंड आपका और भी हो सकता है, जैसे PtCl2Br2। ठीक है, तो ये जो आपका ये सभी आपका ये और ये दोनों आपका अंदर वाला जो भी आपका सेंट्रल मेटल है, ये जो लिगेंड है, इन दोनों को मिला करके आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहलाता है। इसमें आपका प्लैटिनम सेंट्रल मेटल एटम हो गया और Cl2Br2 आपका लिगेंड्स हो गए। तो इसको हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इतना एंड इतना in which Ni and 4CO, चार हो, इसमें CO है, कार्बोनिल इसको बोलते हैं, कोबाल्ट नहीं आपका कार्बोनिल है। तो ये निकेल एंड 4CO एंड Pt प्लेटिनम एंड आपका 2Cl Br2 ये कहें इसको 2Br all together are coordination entity। ठीक है, मतलब जो आपका ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है NiCO4 और PtCl2Br2, इसमें आपका निकेल और 4 कार्बोनिल और इसमें आपका प्लैटिनम और 2 क्लोरीन क्लोराइड का है और 2 ब्रोमाइड, ये सभी आपस में कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहलाएंगे। ये सभी आपका समन्वय इकाई कहलाएंगे। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हम लोग जो नेक्स्ट आपका टर्म है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जिसको हम लोग बोलते हैं
समन्वय क्षेत्र या तो कहते हैं उप संयोजन क्षेत्र, उप संयोजन, ये कहते हैं समन्वय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, इसमें क्या होता है कि जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, इसके ऊपर जो भी चार्ज लगे हुए रहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी प्लस इस पे जो टोटल चार्ज होते हैं, ये सभी मिला करके आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाते हैं। इसको कहते हैं उपसद संयोजन क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि आपका सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम एंड ऑल ligands are central metal atom एंड कर दिया यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम एंड ऑल ligands are enclosed in square bracket along with total charge on sphere is called coordination sphere. कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसमें सिर्फ आपको डिफिनीशन है, इसको हम लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु और सभी लिगेंड आपस में वर्गाकार कोष्ठक में होते हैं और उसके ऊपर कुल आवेश जो होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, उपसद संयोजन क्षेत्र कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं केंद्रीय धातु परमाणु और सभी लिगेंड वर्गाकार कोष्ठक में होते हैं, और उसके ऊपर कुल आवेश को साथ मिलाकर हम लोग समन्वय क्षेत्र कहते हैं।
कहते हैं। ठीक है, ये आपका होगा। तो केंद्रीय धातु परमाणु और सभी लिगैंड वर्गाकार कोष्ठक में होते हैं और उसके ऊपर कुल आवेश को साथ मिलाकर हम लोग समन्वय क्षेत्र कहते हैं। जैसे इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। जैसे लेट सपोज आपका दिया गया K4 FeCN होल 6 दिया गया है। तो ये जो आपका पोटेशियम है, जब इसको हम लोग वाटर में डालेंगे तो ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर में है। ठीक है, ये जो आपका कोष्ठक है, जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट, इससे बाहर है। तो जब हम लोग इसको पानी में डालेंगे तो जो बाहर वाला पार्ट है ये आपका कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा आयन में, ये आपका आयन में बदल देंगे। लेकिन जो अंदर वाला पार्ट वो आयन में नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो ये जब आपका आयन में बदलेंगे तो आपका हो जाएगा ये K+ हो जाएगा और इसके ऊपर 4 पोटेशियम है तो 4K+ प्लस आपका हो जाएगा FeCN होल 6, इसके ऊपर -4 चार्ज हो जाएगा। तो ये जो आपका होगा FeCN होल 6 और -4, यही आपका कहलाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाएगा। ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाएगा। ठीक है, ये हम लोग और भी एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें PtCl2 Br2 और I2 है। इस प्रकार PtCl2 Br2 और I2, Pt प्लेटिनम है, Cl2 Br2 I2 है। तो इसको जब हम लोग वाटर में डिसोल्व करेंगे तो आपका बन जाएगा आयन के रूप में हो जाएगा। ये आपका PtCl2 Br2 और दो आपका I है, आयोडाइड है, तो इस पर हो जाएगा आपका +2 चार्ज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2I- हो जाएगा। क्लियर, आप लोग को समझ में आया होगा एग्जाम्पल। चलिए हम लोग जो अगला टर्म है उसको हम लोग देखते हैं। जो आपका अगला टर्म है आपका है काउंटर आयन है। काउंटर आयन का हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। इसमें अगर बात करें तो ये जो आपका है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो बाहर होते हैं आपका एलिमेंट्स, ये आपका कहलाता है काउंटर आयन। वेदर इट इज केटायन और एनायन, ये आपका केटायन के रूप में है, इधर आपका काउंटर आयन है एनायन के रूप में, ये आपको कहलाते हैं काउंटर आयन। तो हम लोग देखते हैं अगला जो आपका काउंटर आयन। काउंटर आयन इसका डिफिनेशन देखते हैं। तो ये जो आपका काउंटर आयन है ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ रहता है। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला एलिमेंट्स होते हैं, एटम होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं काउंटर आयन कहते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं इसको हम लोग कि काउंटर आयन आपका काउंटर आयन इज रिटेन outside the square bracket to neutralize
द चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, तो ये जो आपका काउंटर आयन है एक स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ रहता है जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर को न्यूट्रलाइज करने का कार्य करता है। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसका जो आवेश है उसको न्यूट्रलाइज करता है, उसको उदासीन करता है। ठीक है, उसको न्यूट्रल करता है। हम लिख सकते हैं काउंटर आयन वर्गाकार कोष्ठक के बाहर लिखे होते हैं जो समन्वय या तो उपसंयोजन क्षेत्र को समन्वय क्षेत्र के आवेश को न्यूट्रल करते हैं या उदासीन करते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम लोग इसी की बात करते K4 FeCN6 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये जो आपका FeCN6 है इसको न्यूट्रल करता है। कौन न्यूट्रल करता है? ये जो आपका पोटेशियम है, ये कहें कि पोटेशियम आयन, ये है जो इसको न्यूट्रल किए हुए रहता है। अगर K4 अगर नहीं रहेगा, देखिए इसमें से K4 हटा दिया गया, यहाँ पर से K4 हटा दिया गया तो इसके ऊपर आपका चार्ज आ गया, आवेश आ गया। ठीक है, वही जब K4 इसके साथ ऐड हो जाता है, ठीक है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के साथ आ जाता है, जुड़ जाता है, तो इसके ऊपर जो चार्ज हो जाता है वो हट जाता है। ठीक है, तो यही काम करता है आपका काउंटर आयन। या तो आपका केटायन वाला पार्ट हो सकता है, कोष्ठक जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके पहले लिखा जा सकता है, या तो जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट उसके बाद लिखा जा सकता है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि काउंटर आयन यहाँ पर कौन सा हो गया K+, तो K+ इज ए काउंटर आयन, K+ इज काउंटर आयन। यहाँ पर आपका काउंटर आयन K+ हो जाएगा। और भी अगर हम लोग देखें बात करें, जैसे आपका Na आपका कंपाउंड NaCl2H2O4 है। ठीक है, ये आपका। अब तो देखिए जो आपका काउंटर आयन है, काउंटर आयन की डिफिनेशन क्या है? ये जो हमारा वर्गाकार कोष्ठक है उसके बाहर होना चाहिए, या तो आगे में होना चाहिए या तो इसके बाद में होना चाहिए। तो इसके ना आगे में कोई एलिमेंट है, ना आइटम है, ना आपके बाद में, इसमें काउंटर आयन क्या हो जाएगा? नहीं है। तो लिखें सिंपली नो काउंटर आयन प्रेजेंट, या तो नो एनी काउंटर आयन, इसमें काउंटर आयन आपका नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग ले इस प्रकार से लेते हैं, कोई दूसरा एलिमेंट ले, कोई दूसरा कंपाउंड ले, CrNH3 ले आपका Cl2
और Cl2Cl लिख ले इस प्रकार से। तो इसमें जो आपका काउंटर आयन है वो Cl माइनस, इधर वाला आपका माइनस में होता है, माइनस में आयन हो जाता है। आपका जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके आगे होगा तो आपका प्लस में आयन होगा, पॉजिटिव आयन होगा, आपका नेगेटिव आयन बनेगा। यहाँ पर आपका Cl माइनस है जो काउंटर आयन हो जाएगा, लिखेंगे Cl माइनस इज काउंटर आयन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टर्म पर। जो आपका नेक्स्ट टर्म है ये आपका है सेंट्रल एटम, उसको कहते हैं सेंट्रल आयन का, ये तो सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन कर सकते हैं। है सेंट्रल एटम, या तो कहेंगे सेंट्रल मेटल एटम, इसको कहते हैं हम लोग आयन कहते हैं, या कहेंगे इसको केंद्रीय धातु परमाणु, ये इसको कहेंगे हम लोग आयन कहेंगे। क्लियर? आपका सेंट्रल मेटल एटम इसको कहते हैं आयन कहेंगे। इसको अगर हम लोग डिफाइन करें तो इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, ये कहें जो हमारा जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, जैसे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में इंटर करते हैं, ठीक है, तो जो पहला आपका एलिमेंट होता है वही एलिमेंट आपका सेंट्रल मेटल एटम कहलाता है। ठीक है, जो कि आपका लिगेंड के इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं इसको कि जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है, सेंट्रल मेटल is an atom which inside the coordination sphere, inside the coordination sphere कहें या तो inside the coordination entity कहें, which accept the pair of lone, या तो which accept the lone pair of electrons कीजिए, pair of electrons from the all ligands, from all the ligands, जितने भी लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर होंगे, वे सभी लिगेंड्स के जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या तो कहें कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, वे एक्सेप्ट करते हुए ग्रहण करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिए, लिखेंगे कि जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु एक परमाणु है
परमाणु हैं जो समन्वय क्षेत्र के भीतर या तो अंदर लिख सकते हैं के भीतर होते हैं और सभी लिगैंड के इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय धातु परमाणु एक प्रकार के परमाणु होते हैं जो समन्वय क्षेत्र के भीतर होते हैं और सभी लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं। जितने भी लिगेंड होते हैं उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर वे सभी लिगेंड के इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण करने वाले जो धातु होते हैं या जो परमाणु होते हैं उसी को कहते हैं हम लोग सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल एटम कहेंगे, सिंपली केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग, आपका एग्जाम्पल जैसे हम लोग देखें कि लेट्स सपोज K3FeCN6 देखें तो इसमें लिगेंड आपका हो गया CN हो गया, साइनाइड हो गया। कितने साइनाइड है? 6 साइनाइड है। तो ये जो आपका 6 साइनाइड है, ये 6 साइनाइड इस Fe के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए हैं, उपसंयोजन बंध बनाए हुए हैं। तो इसके साथ जो उपसंयोजन बंध बनाते हैं, जिसके साथ बनाया जाता है वही आपका सेंट्रल मेटल एटम कहलाएगा। तो यहाँ पर जो आपका होगा Fe+2 ये आपका होगा सेंट्रल एटम, ये तो कहेंगे सेंट्रल मेटल एटम हो गया आपका सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और देखना चाहते हैं और इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे। जैसे आपका है फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल आपका है NiCO4 है। ठीक है, इस प्रकार का है। तो इसमें हम लोग ये जो आपका Na जो निकेल है, ये आपका निकेल है जो Na, ये आपका यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक है, आपका न्यूट्रल सेंट्रल एटम हो गया, इस पे आपका चार्ज आ गया +2। तो यहाँ पर कह सकते हैं जो निकेल है Na इज आवर सेंट्रल एटम, ये हो जाएगा। ठीक है, और भी देख सकते हैं इसका एग्जांपल हम लोग, ये आपका हो गया थर्ड हो गया आपका CONH3 Cl2। इसको अगर हमें देखें तो यहाँ पर जो आपका CO है कोबाल्ट है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका CO है कोबाल्ट है, ये आपका सेंट्रल मेटल एटम हो गया। यहाँ पर लिख सकते हैं CO कोबाल्ट है, यहाँ पर इसका जो चार्ज होगा ये CO+2 हो जाएगा। आगे बताएंगे किस प्रकार से इसका हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया।
यहाँ पर लिखेंगे कि CO+2 इज सेंट्रल एटम या सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम हो गया आपका। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लिगेंड्स के बारे में कि लिगेंड हमारा क्या होते हैं, किसको हम लोग लिगेंड कहते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा बेहतर तरीके से। अगर दिक्कत हो रही है आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कोई परेशानी हो रही उसको हम सोल्व करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अब लिगेंड्स के बारे में कि लिगेंड क्या होते हैं, किसे हम लोग लिगेंड्स कहते हैं। नेक्स्ट आपका है लिगेंड। लिगेंड्स हिंदी में हम लोग लिगेंड कहते हैं। इसको जब हम लोग डिफाइन करेंगे लिगेंड्स को, तो लिगेंड एक प्रकार का आपका आयंस होते हैं, या तो कहें कि उसको मॉलिक्यूल कह सकते हैं, जो कि आपका इलेक्ट्रॉन्स पेयर डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, उसी को हम लोग लिगेंड्स कहते हैं। और डोनेट करके आपका एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं, उस बॉन्ड को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं या डेटिव बॉन्ड कहते हैं, उपसर्ग संयोजन बंध कहते हैं। इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि an ion or a molecule which can donate pair of electrons to the central metal atom or ion to form dative, या तो हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। An ion or a molecule which can donate pair of electrons to the central metal atom or ion to form dative or coordinate bond। मतलब वैसे आयन या अणु जो अपना युग्म इलेक्ट्रॉन देता है, किसको देता है, केंद्रीय धातु परमाणु को देता है, और दे करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, एक बंध का निर्माण करता है। उस बॉन्ड को, उस बंध को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, उपसर्ग संयोजन बंध कहते हैं। तो इसको हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं कि वैसे आयन या अणु जो अपना युग्म इलेक्ट्रॉन को केंद्रीय धातु परमाणु, जो अपना युग्म इलेक्ट्रॉन को केंद्रीय धातु परमाणु या कहें आयन को देता है और
उपसंयोजन बंध और उपसंयोजन बंध बनाता तो उसे हम लोग लिगेंड कहते हैं, उसे लिगेंड कहते हैं। ठीक है, उसे लिगेंड कहते हैं। चलिए, जैसे इसको एग्जाम्पल देख लीजिए। आप लोग को बताया कि जो आपका लेट सपोज NiCO होल 4 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सेंट्रल मेटल है, ये सेंट्रल मेटल आयन, इसको कहेंगे निकल को आपका सेंट्रल मेटल आइटम, या इसको कहेंगे सेंट्रल मेटल आयन। और इसके साथ जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है, ये चारों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है, कौन है? कार्बोनिल। CO आपका कार्बोनिल होता है। यहाँ पर चारों जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है वो कार्बोनिल। तो यहाँ पर जो CO हो गया वो आपका हो गया लिगेंड, आपको कहलाएगा लिगेंड कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आपका निकल हो गया, इधर आपका 2 3 4 CO हो गया, CO हो गया, CO हो गया। आपका 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन किए हुए हैं। इस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये आपका हो गया। आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रह गया हो, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, देन यू मस्ट बी कमेंट इन कमेंट बॉक्स, सो दैट वी विल मीट ऑन नेक्स्ट लेक्चर। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड फोकस ऑन स्टडी। Please like, subscribe and must be share, so it is beneficial for the other students also. So thanks for watching. Have a good night. Thanks.